हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 की जो एसएसटी बुक है सोशल साइंस सक्सेस, उसके हिस्ट्री के 3rd चैप्टर को करेंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हिस्ट्री का हमने पहले ही किया है, आज हम लोग 3rd चैप्टर को करेंगे, जो कि टाइटल है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर तो आप लोग जानते हैं, किसान, जो पहले किसान थे वो, और हर्डर्स यानी जो ग्रुप में होके जो लोग घूमते थे बंजारों की तरह, और फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे और अपने गाय बैल को चराते थे, है ना, चरवाहे जो थे, तो वो हर्डर्स है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द न्यूलिथिक एज. Early man turned into a food producer from a food gatherer. Agriculture led to a settled life. Man moved into larger settlements. He cultivated the fields, grew crops, and stayed in one place. He did not have to move from place to place in search of food. He started living in huts made of dried leaves and mud. The first cereals to be grown were wheat and barley. Later, he learned to domesticate animals like dog, goat, sheep, and cattle. Agriculture was first practiced by the people of the Near East, modern Iran, Iraq, Turkey, and the Levant, Lebanon, Palestine, and southern Syria as early as 7000 BC. Many Neolithic sites have been discovered where traces of wheat, millets, lentils, grains, and animal bones have been found. They are Mehergarh in Pakistan, Koldihawa and Mahagara in Uttar Pradesh, Gufkaral and Burjahom in Kashmir, Hallur in Karnataka, and Payampalli in Tamil Nadu. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब खेती का विकास होना, ठीक है। तो जो न्यूलिथिक एज के बारे में हम लोगों ने पहले के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज का सबसे बड़ा विकास क्या था उस पीरियड का, कि खेती का विकास हुआ, ठीक है। खेती की शुरुआत हुई, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था न्यूलिथिक पीरियड का, ठीक है। अर्ली मैन जो कि हर समय घूमता रहता था खाने की खोज में, वो अब क्या चेंज हो गया, वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। पहले वो क्या था, फूड गैदरर था, खाना इकट्ठा करता था, कंद मूल फल फूल इकट्ठा करता था। अब वो फूड प्रोड्यूसर हो गया, अब वो खुद ही खाना उगाने लगा, ठीक है। अब जब है कि उसने खेत बना लिए और खेत में फसल लगाई, उसने पौधे लगाए, तब क्या हुआ, अब उसको उन खेतों की देखभाल करने के लिए एक जगह सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पे अपने घर बनाए और वहीं पास में रहना शुरू कर दिया। वह इधर उधर घूमता नहीं रहता था, ठीक है। मैन मूव्ड इनटू लार्जर सेटलमेंट्स। अब है कि जब 2-3 लोग सिर्फ रह रहे हैं तो उन्हें हमेशा खतरा रहता था कि जंगली जानवर अटैक करेंगे कि क्या, तो इसीलिए जो है वो बड़े बड़े सेटलमेंट में रहने लगे। मतलब कि बहुत सारे, पूरे एक ग्रुप जो है उनका, पूरा ट्राइबल ग्रुप हो कि जो भी ग्रुप, पूरा एक ग्रुप करके एरिया में कॉलोनी जैसा करके वो रहने लगे, ठीक है। और उस समय उसने क्या क्या फसलें उगाई, उसने जो है फील्ड्स को कल्टीवेट किया, मतलब उसने अपने खेतों को तैयार किया, है ना, मिट्टी को लूज़ किया, हल चलाया और मिट्टी को लूज़ किया, उसमें उसके कंकड़ पत्थर सब बाहर निकाले उस मिट्टी में से, उसने खेतों को तैयार किया, फिर उसमें फसल उगाई और एक जगह पे उसने रहना शुरू कर दिया। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता था खाने की खोज में। अब वह कुछ महीने काम करके पूरे साल के लिए फसल उगा लेता था। अब वह कहाँ रहने लगा, वह छोटे छोटे उसने झोपड़े बनाए, ड्राइड लीव्स एंड मड के, मिट्टी के घर बनाए उसने, और उसके ऊपर सूखे पत्तों से उसकी छत बनाई, है ना। उसने पहली फसल जो मनुष्य उगाता है, ये अर्ली मैन ने उगाए थे, पहली फसल वो था वीट एंड बार्ली, है ना, बार्ले जो हम लोग अभी भी लोग खाते हैं, और वीट, है ना, जिससे कि फ्लोर बनता है, आटा बनता है, तो वीट और बार्ली सबसे पहले उसने उगाया। धीरे धीरे वह जानवरों को पालना भी सीख गया। किस तरह के जानवर को, डॉग्स को, कुत्तों को, बकरियों को, भेड़ को, और कैटल मतलब कि गाय के बच्चे, गाय बैल, गाय के बच्चे, बछड़ों को, भैंस के बछड़ों को, ये सबको भी वह पालना सीख गया। अब जो है सबसे पहले जो है खेती किस जगह के लोगों ने खेती की शुरुआत की थी, तो वो नियर ईस्ट का जगह है ना, वो कौन से देश है, अभी जो मॉडर्न ईरान है, इराक है, टर्की है, इन सब जगहों पे सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी। और किन जगहों पे, लेबनान, फ़लस्तीन और सदन,
हाँ, सदर्न सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन और सदर्न सीरिया जो कंट्रीज़ है जिनको कि लेवेंट कहते हैं, वहाँ पे इन सब जगहों पे खेती की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। कब से? 7000 BC, मतलब 7000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट वहाँ पे शुरुआत हुई थी। ठीक है। नियोलिथिक पीरियड देखिए हम लोग का 8000 से 4000 BC तक के में है नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, 8000 से 4000 BC के बीच में नियोलिथिक पीरियड है, तो उसी में 7000 BC के आसपास इन्होंने खेती करना सीख लिया था। अब मनुष्य का मेजर ऑक्यूपेशन जो है वह खेती बन गया। अब वह बंजारों की जगह उस तरह उसने घूमना छोड़ दिया और एक जगह वह खेती करने लगा, वो उसका सबसे बड़ा काम बन गया। इसी समय जो है उसने बहुत सारे खेती के काम करने के लिए औजार बनाए, टूल्स बनाए। ठीक है, उसने एक सारे औजार उसने पत्थर से बनाए। एक ग्राइंडिंग स्टोन बनाया जिससे वह पीस सकता था किसी चीज़ों को, है ना, ग्राइंड कर सकता था। और जो है एक ब्लेड टाइप का उसने बनाया। ठीक है, ब्लेड टाइप का पत्थर को नोकीला उसने किया, क्यों? ताकि वो जो है खेतों की फसल को काट सके उसके लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह डिस्कवर हुए हैं, ज़मीन के नीचे से खुदाई करके नियोलिथिक साइट्स मिले हैं, मतलब ऐसे जगह मिले हैं जहाँ नियोलिथिक पीरियड के रिमेन्स अभी भी हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या मिलते हैं? थोड़े थोड़े वीट, मिलेट, बार्ली, हाँ, लेंटिल्स मतलब तरह तरह की दाल, ग्रेन्स, और कुछ कुछ उस समय के एनिमल्स के हड्डियों के टुकड़े भी पाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी जगह मिली हैं। ठीक है, वो कौन सी जगह है? तो पाकिस्तान में मेरगढ़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, अपने देश में उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और महागर है। उसी तरह कश्मीर में अपने ही देश में गुफ कराल और बुर्जा होम साइट है जहाँ पे पाए गए हैं। अपने ही देश में कर्नाटका में हल्लूर में और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली में पाए गए हैं। ठीक है, मतलब कि नियोलिथिक पीरियड के रिमेन्स अभी भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। Domestication of animals. The first domesticated animal was the dog. Dogs were most probably used for guarding caves and for pulling loads. Cattle, goat and sheep provided meat, milk and wool. The domestication of animals gave rise to pastoralism. But what is pastoralism? Pastoralism is a form of farming in which animals such as camels, goats, cattle and sheep move in herds in search of fresh pastures and water. Did you know domestication is a name given to a process in which people grow plants and look after animals? In domestication, a selection of plants and animals are made by the people. Plants which are healthy can bear and yield grains are chosen. People choose seeds from selected plants so that they could have new plants of the same healthy quality. Gentle animals who could be trained were selected from the wild animals. Domestication began 12,000 years ago. Sheep and goat along with the dog were among the first animals to be domesticated. तो पहला पालतू जानवर जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया था वह क्या था? वह डॉग था, हाँ, कुत्ता था। उसके वो लोग क्या यूज़ करते थे? तो वह गार्ड करता था उनकी गुफाओं को। जब मनुष्य रात में गुफाओं में सोता था तो वह पहरेदारी करता था, और कुत्ते के पीछे वो गाड़ी लगा के भारी सामान भी कुत्ते खींचा करते थे। हाँ, पुलिंग लोड्स के लिए भी भारी सामान को वो खींचा करते थे। ठीक है, और इसी तरह मनुष्य ने कैटल, है ना, गाय, बछड़े, भैंस, ये सब भी पाले, बकरियां और भेड़ भी पाले। क्यों? क्योंकि इनसे उनको मीट मिल रहा था, मिल्क मिल रहा था, है ना, और ऊन भी मिल रही थी। शीप से उनको ऊन मिल रही थी ताकि वो स्वेटर्स वगैरह बना सके, वुलन क्लॉथ्स बना सके। ठीक है, अब ये जो जानवरों को पालना शुरू हुआ उसी के समय पैस्टोरलिज्म भी शुरू हुआ ना। पैस्टोरलिज्म है क्या? पैस्टोरलिज्म एक तरह की खेती है, खेती करने का एक तरीका है जिसमें कुछ एनिमल्स को चुना जाता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स जैसे कैमल, गोट, कैटल और शीप रखते हैं लोग, और उनको हर्ड्स में, एक ग्रुप में वो लेके घूमते हैं, और क्या ढूंढने के लिए? फ्रेश पैस्चर्स और वाटर ढूंढने के लिए। इसको पैस्चरलिज्म कहते हैं कि अपने पास जो भी गाय, बैल और भेड़ बकरियां हैं उनको लेके, उनको पूरा एक झुंड में लेके मनुष्य इधर से उधर घूमते हैं ताकि उनके लिए फ्रेश पैस्चर्स ढूंढे, मतलब हरे भरे घास के मैदान ढूंढे जहाँ पे उनको घास मिल सके, हरी पत्तियाँ मिल सके, है ना, फ्रेश पैस्चर, उनके चरने की जगह मिल सके और पानी मिल सके। ठीक है, इसको ही पैस्चरलिज्म कहते हैं। तो जैसे जैसे खेती शुरू हुई, खेती के साथ साथ ये पैस्चरलिज्म भी शुरू हो गया। लोगों ने जानवरों को चराना भी शुरू कर दिया, उनके लिए नए
घास खाने के मैदान भी ढूंढना शुरू कर दिया, पानी का स्रोत भी ढूंढना शुरू कर दिया। अब हम लोग जनरली डोमेस्टिकेट एनिमल्स का मतलब क्या हम समझते हैं कि जानवरों को पालना, पर डोमेस्टिकेशन क्या नाम है? इस चीज़ को बोला जाता है कि मनुष्य पौधे उगाते हैं और साथ में जानवरों की देखभाल करते हैं। इस दोनों प्रोसेस को मिला के डोमेस्टिकेशन वर्ड होता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि कुछ स्पेशल तरह के प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है, अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स को, और इसी तरह ऐसे एनिमल्स जो मनुष्य के काम आएंगे और जो जेंटल होते हैं, जिनको ट्रेन अच्छे से कर सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो मनुष्य पे अटैक नहीं करे, ऐसे एनिमल्स को भी सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो प्लांट्स बहुत ही स्वस्थ हैं, हाँ, जिनमें जो है अच्छे अच्छे दाने आएंगे, जैसे मान लें चावल का जो स्वस्थ पौधा होता है जिसमें बहुत अच्छे चावल के दाने आएंगे, ऐसे पौधों को चुना जाता है जो कि बहुत ही स्वस्थ होते हैं, जिनमें अच्छे दाने आएंगे, अच्छे फल आएंगे। ठीक है, और उन पौधों से ही, उन सेलेक्टेड पौधों से ही उनके बीज को यूज़ किया जाता है, उनके सीड्स को यूज़ किया जाता है, ताकि उन बीज से, उन सीड से नए पौधे उगा सके जिनका अच्छा क्वालिटी हो, अच्छे क्वालिटी के और स्वस्थ पौधे उगा सके, इसलिए अच्छे क्वालिटी के बीज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनको कि अच्छे से मनुष्य ट्रेनिंग दे सकता है, और जो जेंटल एनिमल्स होते हैं, जो कि बहुत ही मतलब नर्म स्वभाव के होते हैं, जो मनुष्य को पे हमला नहीं करेंगे, मनुष्य को अटैक नहीं करेंगे, इस तरह जेंटल एनिमल्स को चुना जाता है। जितने भी जंगली जानवर हैं उनमें से जेंटल एनिमल्स को चुना जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आपका डॉग्स हो, कैट हो, रैबिट है, स्क्विरल्स है। स्क्विरल्स तो नहीं रखते हैं घरों में, डॉग्स, कैट्स, रैबिट है ना, इन सब को रखते हैं। तो जेंटल एनिमल्स को चुना जाता है। काऊ है। अब ये जो प्लांट्स का सिलेक्शन और एनिमल्स का सिलेक्शन, जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस है, वो 12,000 सालों पहले से शुरुआत हो गई थी उसकी। ठीक है, और जो सबसे पहले जानवर जिनको कि पाला गया था, जिनको पालतू बनाया गया था, उनमें थे भेड़, बकरियां और कुत्ते। हाँ, शीप, गोट एंड डॉग्स थे सबसे पहले। पॉटरी। Once early man learned how to grow food, he also developed the art of storing food. He needed vessels for it. Neolithic man needed vessels to store food grains and water. He learned to make clay pottery with his hands. Later these pots were decorated with various designs of animal figures on them. With the invention of potter's wheel, various types of pottery could be made easily and faster. Invention of the wheel. One of the major achievements of the Neolithic period was the invention of the wheel. The potter's wheel enabled him to make pots of different shapes and sizes. The use of wheels made transportation easier and faster. The invention of wheel led to invention of carts and then to bullock-driven carts. Man could now move heavy loads easily and go from one place to another faster. Invention of wheel led to invention of spindle wheels for weaving cloth of wool and cotton. Various types of pottery enabled early men to store grains and seeds for the next season. The invention of the wheel quickened the march of civilization. ठीक है, तो खेती हमने जान ली, जानवरों को पालना भी हमने सीख लिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? पॉटरी, है ना, मिट्टी के सामान, मिट्टी के बर्तन बनाना मनुष्य ने सीखा। ठीक है, एक बार उसने खाना बनाना सीख लिया, फसल उगाना सीख लिया मनुष्य ने, तो उसने ये कला भी सीखी कि उस उगाए हुए फसल को किस तरह से हम स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। अब उसको स्टोर करने के लिए, उससे सहेज के रखने के लिए उससे बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत थी, बड़े बड़े वेसल्स की ज़रूरत थी। ठीक है, ताकि वो उसमें अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सके, पानी स्टोर कर सके। इसलिए उसने सीखा कि मिट्टी के बर्तन जो है, क्ले पॉटरी जो है, मिट्टी के बर्तन, घड़े, वह खुद अपने हाथों से बनाना उसने सीखा। ठीक है, फिर उनको बना के जब वो सूख जाते थे तब उसने उस पर डेकोरेशन करना भी सीखा, उसे सजाना भी उसने सीखा। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद जब जो है व्हील का इन्वेंशन हो गया, चक्के का इन्वेंशन हो गया, तो उसने पॉटर्स व्हील भी बनाना सीख लिया। कुम्हार का जो चाक होता है उसे भी उसने बनाना सीख लिया, और उसकी मदद से अब वो पॉटरी जो है, मिट्टी के बर्तन, वो बहुत जल्दी बना पा रहा था और बहुत तेज़ी से बना पा रहा था। जब उसने पॉटर्स व्हील, कुम्हार का जो चाक होता है जिसमें घुमा घुमा के मिट्टी के बर्तन बनाते, वो उसने जब उसको बना लिया तब।
अच्छा, न्योलिथिक पीरियड का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, उसने एक बहुत बड़ा काम संभव किया था। वह क्या था? इन्वेंशन ऑफ द व्हील। चक्के को बना लिया था न्योलिथिक पीरियड के लोगों ने। ठीक है, चक्के की मदद से उन्होंने पहले पॉटर्स व्हील बनाया, कुम्हार का चाक बनाया, जिससे कि वह बड़े बड़े साइज़ के अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन वह बना सकता था। ठीक है, अब ये जब चक्के का इन्वेंशन हो गया, व्हील का इन्वेंशन हो गया, अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ईजियर और फास्टर हो गया। अब एक जगह से दूसरी जगह चाहे मनुष्य को जाना हो या सामान पहुंचाना हो, बहुत तेज़ी से वह कर पाता था और बहुत ही आसान तरीके से कर पा रहा था। ठीक है, और जैसे जैसे चक्के का इन्वेंशन हुआ, साथ में कार्ट्स का भी इन्वेंशन हो गया, मतलब चक्के वाली गाड़ियों का भी, जैसे बैलगाड़ी होती है ना, जिसमें चक्के लगे रहते हैं, उसने वो भी सीख लिया। ठीक है, कार्ट्स बनाना भी सीख लिया, गाड़ियाँ बनानी उसने सीख ली। साथ ही बुलक ड्रिवन कार्ट्स भी, है ना, जो कि बैल खींचते हैं जिन गाड़ियों को, जिनको कि हम बैलगाड़ी बोलते हैं, घोड़े खींचते हैं जिसको कि तांगा बोलते हैं, ये सब बनाना मनुष्य ने सीख लिया। बुलक ड्रिवन कार्ट्स माने जिनको बुल खींच के ले जाते हैं, ऑक्स खींच के ले जाते हैं। ठीक है, अब मनुष्य को भारी भारी लोड्स जो है, भारी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही ईजी हो रहा था और बहुत फास्टली वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा था। ठीक है, अब जो है जब चक्के का उसने इन्वेंशन कर लिया, चक्के को उसने बना लिया, तो उसके साथ ही उसने स्पिंडल वॉल्स भी बनाया। स्पिंडल वॉल्स क्या होता है कि जो है जब आप खेतों से रुई लाते हैं तो रुई को एक व्हील के ऊपर रख रख के गोल गोल घुमाया जाता है, तो रुई से लंबे लंबे धागे निकलते हैं। ठीक है, उसे स्पिंडल वॉल्स कहते हैं। जैसे कि गांधी जी जैसे चरखा यूज़ करते थे कपड़े बनाने के लिए, उसी टाइप का चीज़। ठीक है, तो वो स्पिंडल वॉल्स जो है वो मनुष्य ने वो भी बनाना सीख लिया, और इस तरह जो है अब वह अपना कपड़ा भी खुद बना सकता था। कॉटन जो उसको पौधों में उगता था, रुई उगती थी पौधों में, उन रुई को लाके वह उससे धागे बना के अपना कपड़ा भी बना पा रहा था। ठीक है, अब तरह तरह की जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला मनुष्य ने सीखी थी, उससे तरह तरह की मिट्टी को उसने यूज़ किया और तरह तरह के सामान बनाए। इससे क्या हुआ कि मनुष्य अब अपने जो भी वो खेतों में फसल उगा रहा था, फूड ग्रेन्स उगा रहा था, उसको आराम से वो स्टोर कर पा रहा था कि नेक्स्ट सीज़न तक, एक साल तक वो पूरा स्टोर होके रह जाए, जब तक कि अगले बार फसल नहीं आए, और उससे उसे खाना पूरे साल भर मिलता रहे। तो क्या हुआ कि यह जो प्रगति की ओर अग्रसर था मनुष्य, है ना, सभ्यता का जो विकास होते जा रहा था, सिविलाइजेशन, मनुष्य सभ्य होके सिविलाइज्ड होके एक जगह रहने लगा था, तो जो सभ्यता का विकास हो रहा था वह चक्के के इन्वेंशन के बाद, चक्के के बनाने के बाद बहुत तेज़ी से होने लगा। आपके बुक में दिया हुआ है कि किस तरह से मनुष्य ने कार्ट्स को बनाया है। हाँ, स्टेज 1 में आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी के बड़े बड़े बल्ले होते हैं, जो लॉक्स होते हैं, उसके ऊपर वह सामान रख कर ले जा रहा है और उसे धक्का दे दे के ले जा रहा था, रोलर जैसा। फिर उसने दूसरी स्टेज में क्या बनाया, एक स्लेज बनाया, हाँ, जिसमें उसने जो है बड़े बड़े चक्के लगाए और बीच में एक रॉड लगाया उनके बीच में। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है मनुष्य ने स्टेज 3 में सीखा कि कैसे उसको एक रफली गाड़ी का स्ट्रक्चर देंगे। ऐसे करके स्टेज 4, स्टेज 5 आके स्टेज 6 तक आते आते उसने पूरा कार्ट बनाना सीख लिया, एक गाड़ी, चक्के वाली गाड़ी बनाना सीख लिया। Neolithic tools of the Neolithic period included agricultural implements like sickles, digging sticks, hoes, and ground tools like the mortar and pestles. Polished stone tools with fine cutting edge were used for grinding grains and other products. Some tools were made of bones too. Stone axes found from Bellary district, Karnataka, and Santhal Parganas, Jharkhand also belong to this period. Finding at various Neolithic sites in India. Mahaghada in Uttar Pradesh, marks of cattle hoof, remains of grains, rice. Koldihava, Uttar Pradesh, bone fragment of animals, rice. Chirand in Bihar, there they are finding bones of buffalo and ox and grains like wheat, barley and peas. In Mehergarh in Pakistan, they are finding bones of sheep, goat, cattle and grains like wheat and barley.
In Burza home in Kashmir Valley, they are finding bones of buffalo, cattle, dogs, sheep and goat and grains like lentil and wheat. In Gufkaral in Kashmir Valley, they are finding remains of grains like lentil and wheat. In Hallur in Karnataka, they are finding bones of cattle, pig, goat and sheep and grains like millets. In Payampali in Tamil Nadu, bones of cattle, pig and sheep and grains like millets and black gram. ठीक है, अब जो है मनुष्य ने चक्का भी बना लिया, खेती करना भी सीख गया, जानवर पालना भी सीख गया, पर ये सबके लिए उसको औज़ारों की ज़रूरत थी जो उसने उस वक्त बनाए। उन्हें नियोलिथिक टूल्स कहा जाता है। ठीक है, उसमें किस तरह के सामान थे? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स था जो कि खेतों में काम करने में आएगा। सिकल होता था, है ना, एक लंबा वी शेप का फ्रंट उसका होता है। सिकल वो होता था जो एक शी शेप का है ना, सेमी सर्कल है और उसमें एक हैंडल लगा हुआ है ताकि फसलों को काटने के लिए जो काम आएगा, हाशिया जिसको बोलते हैं। डिगिंग स्टिक्स उसने बनाया, मिट्टी को खुदाई करने के लिए उसने लकड़ियाँ इस तरह की बनाई। होज एंड ग्राउंड टूल्स लाइक मोटर एंड पेस्टल, और होज बनाया मतलब जो है कुदाल टाइप का चीज़ उसने बनाई जिससे कि वो मिट्टी एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सके। और ग्राउंड टूल्स बनाया, किसी चीज़ को पीसने के लिए उसने मोटर एंड पेस्टल बनाया। मोटर एंड पेस्टल कैसा है? जैसे अभी उसका मॉडर्न वर्जन क्या, ओखली है ना, जिसमें हम कूटते हैं कोई चीज़ को, ओखली होता है। उसी तरह अगर छोटे छोटे रूप का रहेगा जिसमें हल्का कूटेंगे कोई चीज़, है ना, छोटे छोटे पत्थर का बना हुआ रहेगा, उसे मोटर एंड पेसल कहते हैं। उसमें कूटने वाला जो उसका हैंडल होगा उसको पेसल कहते हैं और नीचे वाले बर्तन को मोटर कहते हैं। अब उस वक्त जो है पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनने लगा। स्टोन टूल्स तो बना रहे थे, पत्थर के औजार बना रहे थे, पर उन्हें पूरा पॉलिश करके चमका के रख रहे थे ताकि उनको पकड़ने में आसानी हो। ठीक है, विथ फाइन कटिंग एज, और उसके जो एज है उसके साइड्स को बहुत ही नोकीला और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बनाया था ताकि जो है ग्रेन्स को ग्राइंड कर सके। वीट को पीसना होता था उन्हें ताकि उसे फ्लोर में चेंज कर सके। ठीक है, और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उन्होंने पत्थर के पॉलिश्ड टूल बनाए जिनको पकड़ने में आसानी होगी। पूरा उसको बहुत ही स्मूथ बनाया और साइड के एजेस को बहुत ही नोकीला और शार्प बनाया। ठीक है, इसी तरह जो है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है और झारखंड में संथाल परगनास है, वहाँ पे स्टोन एक्सेस मिले हैं, मतलब कुल्हाड़ी मिली है जो कि पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी रहती है ना। आजकल के समय में क्या है, लकड़ी का हैंडल रहता है, लोहे की कुल्हाड़ी रहती है ना, सामने लोहा का बना रहता है, पर उस वक्त पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ियाँ मिली हैं इस जगह से। ठीक है, झारखंड से और कर्नाटका से, जो कि नियोलिथिक पीरियड का है। अब है कि इंडिया में बहुत सारी नियोलिथिक साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो महरगढ़ था वहाँ पे मार्क्स ऑफ कैटल हूफ है ना, मतलब कि ये जो गाय बैल हैं उनके पैरों के छाप मिले हैं उस समय के। और किस तरह की फसल वहाँ के अवशेष वहाँ मिले, रिमेन्स मिले, वो राइस है। इसी तरह कोल्डीवाह जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे कैसी हड्डियाँ मिली हैं, तो एनिमल्स के टुकड़े मिले हैं, कुछ एनिमल्स के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं और राइस वहाँ पे फसल के रूप में मिली है। चिरान जो है बिहार में, वहाँ पे भैंस और जो ऑक्स होता है बैल के बोन्स मिले हैं और किन फूड ग्रेन्स के अवशेष मिले हैं, टुकड़े मिले हैं। वीट, बार्ली और पीस, मटर के, बार्ली के और गेहूं के, वीट के। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में जो महरगढ़ जगह है वहाँ पे किस तरह के भेड़, बकरी और गाय बैल के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं और वहाँ पे भी वीट और बार्ली फूड ग्रेन्स के अवशेष मिले। इसी तरह कश्मीर वैली का बुर्जा होम है, वहाँ पे भैंस, गाय, बैल और कुत्ता, भेड़ और बकरियों के हड्डियाँ मिली हैं और वहाँ पे किस तरह के फूड ग्रेन्स मिले, तो दाल मिले हैं, लेंटिल और वीट वहाँ पे भी। इसी तरह कश्मीर वैली में और एक जगह है गुफकराल है, वहाँ पे भी लेंटिल और वीट जैसे फूड ग्रेन्स के अवशेष मिले हैं। अब कर्नाटका में जो हल्लूर जगह है वहाँ पे जो जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं वो कैसे जानवर है, तो कैटल है ना, गाय बैल उनके बच्चे हैं, पिग है, सुअर है,
गोट, बकरियां और शीप, भेड़, इनकी हड्डियां मिली हैं। और वहाँ पे फूड ग्रेन किस तरह का मिला है? हल्लूर कर्नाटका में मिलेट्स जो होते हैं, है ना, वो मिले हैं। और मिलेट्स में आपका है ना ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिला के मिलेट्स कहा जाता है। इसी तरह तमिलनाडु में जो पय्यमपल्ली जगह है वहाँ पे कैसे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं? कैटल, पिग और शिप के, ठीक है। और वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स मिले वो तो मिलेट्स तो है ही, ज्वार, बाजरा और रागी जो हैं ही, उनके अवशेष मिले। साथ में ब्लैक ग्राम, है ना, काले चने जो होते हैं, उनके भी अवशेष मिले हैं। Life of the people tribes. Early man moved in groups to protect himself from wild animals. His group consisted of men, women, children and domesticated animals, and his settlements were called villages. The people living in these villages formed a tribe. Every member of the tribe shared and divided the work. They also got time to take part in singing, dancing and other recreational activities. Tribes are formed by families living together in small settlements for 2 to 3 generations. They are usually related to each other. The men of the tribe looked after hunting, gathering, herding and fishing. The women did most of the agricultural work. They prepared food, looked after the plants and harvested grain. Both men and women looked after the animals. They cleaned and milked them. ठीक है। अब उस समय के मनुष्यों का जीवन कैसा था? वो जो ट्राइब्स थे, है ना, वो जो उनके कबीले थे, वो किस तरीके से? अर्ली मैन जो है वो जो है उसने सीख लिया था कि हम अगर ग्रुप में जाएंगे, एक पूरा ग्रुप बना के जाएंगे, तो हमें अपने आप को जंगली जानवर से बचाने में सुविधा होगी, ठीक है। अपने आप को जंगली जानवर से वो रक्षा कर पाएंगे अगर वो ग्रुप में जाएंगे। उनके ग्रुप में कौन रहते थे? पुरुष रहते थे, स्त्रियाँ रहती थी, बच्चे रहते थे और पालतू जानवर भी रहते थे। और जिन सेटलमेंट्स में रहते थे, जिन कॉलोनीज जैसा बना के वो रहते थे, उनको वो विलेजेस कहते थे, गाँव थे उनके, हाँ, ठीक है। तो जो भी लोग एक पर्टिकुलर गांव में रहते थे वो वहाँ अपना एक ट्राइब बनाए थे, अपना एक कम्युनिटी बनाए थे, या कबीला अपना एक बना के रखे थे, ठीक है। तो जो भी मेंबर हैं एक कबीले के, और उस गांव में जितने भी काम है, चाहे खेती के काम हो कि जो भी, तो जितने भी मेंबर हैं कबीले के, सब एक दूसरे के साथ काम को बांट लिया करते थे और काम करते थे, ठीक है। इसी तरह उन्हें यह भी समय मिलता था कि वह गाना गाएं, डांस करे और भी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब कि अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जो गतिविधियां हैं वो करते थे, ठीक है। ट्राइब्स किस तरह से बनते, कबीले किस तरह से बनते हैं? जब परिवार जो है एक साथ रहते हैं, छोटे छोटे सेटलमेंट्स में, है ना, छोटे छोटे गाँव में जब कुछ परिवार एक साथ रहते हैं और उनकी 2-3 पीढ़ियाँ भी आगे रहती हैं, उनके बच्चे, उनके आगे बच्चे भी जब रहते हैं एक ही जगह पे काफ़ी समय के लिए, तो वो एक तरह का कबीला बन जाता है, ट्राइब्स बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक ट्राइब के भीतर जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब जो है, जो पुरुष थे कबीले के, वो क्या काम करते थे? वो शिकार करने जाते थे, गैदरिंग, फल फूल इकट्ठा करते थे, हर्डिंग, जानवरों को वह चराया करते थे, और मछली पकड़ते थे। और वुमेन लोग जो थी वो ज़्यादातर खेतों पे काम करती थी, वो खाना बनाती थी, पौधों की देखभाल करती थी, और ग्रेन हार्वेस्ट मतलब फसलों की कटाई भी वो करती थी। तो इस तरह, और दोनों ही पुरुष और स्त्रियां जो हैं वो जानवरों की देखभाल करते थे, उनकी सफाई करते थे और उनसे दूध भी निकालते थे। Archaeological evidence. The first Neolithic site to be discovered in India was Burjaham in Kashmir. Unlike our present-day homes, which are above the ground level, these houses were below the ground. The people dug pits into the ground with the help of stone tools. The pits were narrow at the top and wide at the base. Some of the deeper pits had a few steps leading down. Living in these pits was the only way to keep themselves safe and warm from wild animals and cold. But how do we know if these men actually lived in these pits? Ash, charcoal and pieces of pottery have been found in them. Some of the pits had ovens, chulhas made of stone on which people cooked their food. A stone used for grinding corn was also found in one of them. Many other sites have been discovered in Kashmir. They are Begagund, Olchibag, Pampur, Panjgom and Brah. Neolithic burials. The burials were usually carried out under house floors or in compounds. The bodies of the dead men were smeared with red ochre. Early men believed in life after death. Many items were placed along with the body. Animals were sometimes buried along with humans and sometimes alone. They included dogs, cattle, buffaloes, goats and sheep.
तो जो ये पहला जो नियोलिथिक साइट है, जो कि सबसे पहले वो खुदाई की जगह मिली जहाँ पे नियोलिथिक पीरियड के अवशेष मिले, वह जगह कहाँ है? वो कश्मीर में बुरजाहोम है। आजकल के हमारे जितने भी घर हैं हम ज़मीन के लेवल के ऊपर बनाते हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाते हैं, पर उस वक्त के जितने भी घर हैं वो ग्राउंड लेवल के नीचे पाए जाते हैं। लोग ज़मीन में गड्ढे खोदते थे, ठीक है, और उन गड्ढों के नीचे वह घर बनाकर वहाँ रहते थे। इन गड्ढों की खुदाई कैसे करते थे? तो पत्थर के बने हुए औजार से करते थे। ये जो भी गड्ढे मिले हैं वो कैसे हैं? ऊपर में वो बहुत ही नैरो हैं, ऊपर बहुत ही संकरा सा रास्ता है, और नीचे जाके वो पूरे चौड़े हो गए हैं, बहुत ही फैला हुआ है नीचे जाके। हाँ, इस तरह के गड्ढे वाले घर मिले हैं, ठीक है, ज़मीन के नीचे जो मिले हैं। कुछ ऐसे भी बहुत ही अंदर जाके खुदाई जाके की हुई, बहुत ही गहराई में जो गड्ढे बनाए गए हैं ज़मीन के नीचे, उनमें सीढ़ियाँ भी हैं ताकि जिनसे नीचे जा सके। इन गड्ढों में रहना ही एकमात्र तरीका था पहले के मनुष्य का, ताकि वह बाहर की ठंड से अपने आप को बचा सके, गर्म रख सके, और बाहर के जंगली जानवरों से अपने आप को बचा सके। पर हम लोग क्यों कह सकते हैं कि सच में मनुष्य इन गड्ढों में रहते थे? तो है कि इन गड्ढों वाले घरों में हमें क्या मिला है? राख मिली है, चारकोल जो है ना, कोयले और सूखी घास से मिलाई हुई जो चीज़ एक बनती है, जैसे कि आग जलाया जाता है, तो चारकोल के टुकड़े मिले हैं, और पॉटरी के, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं इन गड्ढों में। हाँ, कुछ गड्ढों में चूल्हे भी मिले हैं, मिट्टी के बने हुए चूल्हे भी मिले हैं, पत्थर और जो है मिट्टी के नहीं, पत्थर के बने हुए चूल्हे भी मिले हैं इन गड्ढों में, जहाँ लोग अपना खाना बनाया करते थे। एक जगह पे तो वह एक बड़ा सा पत्थर भी मिला है जिससे कि मक्का जो होता है, मक्के को ग्राइंड करते थे, मक्के का पाउडर वो बनाते थे ताकि उससे खाना बना सके, रोटियां बना सके, ठीक है। और भी साइट्स कश्मीर में खोजी गई हैं, वो है बेगागुंड, औल्की बाग, पामपुर, पैंजगोम एंड ब्राह। हाँ, ये सब साइट्स है। अब है कि नियोलिथिक बरियल जो है, बरियल होता है कि जहाँ मनुष्य जब मर जाए तो उसे ज़मीन के नीचे जो दफनाया जाता है। तो ये पाया गया है कि जो उनके दफनाने की जगह थी वो जो है उनके घरों के ही नीचे जो ज़मीन होती थी, घरों की अपनी जो ज़मीन होती थी, फ्लोर जो, उसी के नीचे वो दबाया करते थे, दफनाया करते थे मरे हुए लोगों को, या अपने कंपाउंड के भीतर ही दफनाया करते थे, ठीक है। और रेड के कलर से इन मरे हुए लोगों के बॉडी को पूरा कलर कर दिया जाता था रेड कलर से, और उससे उन्हें दफना दिया जाता था उसके बाद, ठीक है। पहले का मनुष्य जो था वह यह मानता था कि मरने के बाद एक दूसरा जीवन शुरू होता है, इसलिए डेड बॉडी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दफना दी जाती थी। कभी कभी जो है जानवरों को भी मनुष्य के साथ दफनाया जाता था, और कभी कभी मनुष्यों को अकेले ही ज़मीन के नीचे दफनाया जाता था। जिन जानवरों को दफनाया जाता था वह थे कुत्ते, गाय, बैल, भैंस, बकरियाँ, हाँ, भेड़, इन सबको दफनाया जाता था। Neolithic paintings. People of this age painted on caves, walls, rocks and slabs of stones. The slab of stone found in Burjahom show a hunting scene. It depicts two hunters hunting a deer. One hunter holds a spear, the other a bow and arrow. Chalcolithic age. The period between 4500 BC and 3500 BC is referred to as Chalcolithic or Chalcolithic age. The word is derived from Greek word chalkos means copper and lithos means stone. Chalcolithic is also known as the stone copper age period. During the Chalcolithic period, man used tools and vessels made of copper and stone. Copper tools were stronger than stone and man could cut down crops and trees faster. Other objects found in copper were bangles, beads, earrings, finger rings, fish hooks, etc. अब जो नियोलिथिक पीरियड के लोग हैं वो पेंटिंग भी बनाते थे, गुफाओं की दीवारों पे पेंटिंग भी बनाते थे, ठीक है। और बड़े बड़े पत्थरों के जो स्लैब होते थे उन पे भी वो पेंटिंग बनाते थे। हाँ, इसी तरह एक बड़ा सा पत्थर का स्लैब मिला है जो कि बुरजाहोम जो कश्मीर में है वहाँ से मिला है, जिसमें एक शिकार के सीन को दिखाया जा रहा है। शिकार कर रहा है, अर्ली मैन शिकार कर रहा है। उसमें दिखाया जा रहा है कि दो शिकारी हैं और वह एक हिरन का शिकार कर रहे हैं। एक ने एक भाला पकड़ के रखा हुआ है, स्पीयर पकड़ के रखा हुआ है, जबकि दूसरे ने तीर धनुष पकड़ कर रखा हुआ है। अब है नियोलिथिक पीरियड के बाद चैल्कोलिथिक एज आता है। वो कब से है?
हम लोग जानते थे कि 8000 BC से 4000 BC तक तो है नियोलिथिक एज था। अब जो है 4500 BC से लेके 3500 BC तक, है ना, क्राइस्ट के जन्म के 4500 साल से लेके 3500 साल तक के पीरियड को चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। ग्रीक जो भाषा है, ग्रीस की भाषा, वहाँ चैल्कोस का मतलब कॉपर होता है और लिथोस का मतलब पत्थर होता है। तो कॉपर और पत्थर का पीरियड था वह, इसलिए चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, जिसको कि स्टोन कॉपर एज पीरियड भी कहते हैं। इस समय चैल्कोलिथिक पीरियड में मनुष्य ने कॉपर को ज़मीन से खोज कर निकालना सीख लिया था, और उसके बाद जो है वो जो औजार बनाने लगे वो कॉपर और पत्थर के वो बनाने लगे, है ना। कॉपर एक तरह का मेटल है, कॉपर और पत्थर के वो औजार बनाने लगे। कॉपर के जो औजार बनाते थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे पत्थर के औजारों से, और पेड़ों को और फसलों को ज़्यादा तेज़ी से काट पाते थे। और भी चीज़ें जो कॉपर की बनी हुई उस समय मिलती हैं उस समय की, तो वह है बैंगल्स, चूड़ियाँ, बीड्स, मोतियाँ, ईयर रिंग्स, कान में पहनने वाले कान के टॉप्स जो हैं, फिंगर रिंग्स, हाथ में पहनने वाली अंगूठियाँ, और फिश हुक्स, मछली को पकड़ने के लिए जो मछली का हम लोग तार डालते हैं, वायर डालते हैं, उसमें आगे हुक बना रहता है, तो फिश हुक जो है वो सब कॉपर का बना रहता था। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, छोटा चैप्टर था। इसमें आगे केस स्टडी है, केस स्टडी 1 और 2 है, वो आप खुद से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा वो केस स्टडी पढ़ने में। थैंक यू।